आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम पॉइंट पे हैं कि मतलब क्या है, पहले मैंने बताया था भारत में विदेशियों का आगमन, सोने की चिड़िया। और आज छल कपट की राजनीति की बात करेंगे, जो कि पार्ट 2 है आधुनिक भारत इतिहास का। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के बादशाह शाह आलम के होने पर अंग्रेज बादशाह की प्रजा करते थे। शाह आलम के दरबार में अंग्रेज चाहे और जनरल ही क्यों ना हो, उनके सामने सर झुकाकर आदर करता था। उन्हें इनाम तोहफा देकर आदर किया जाता था। गवर्नर जनरल की मोहर पर भी दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक लिखे थे। सन 1785 यानी 1785 में महाराजा माधव राजा सिंघा ने दिल्ली पर अपना प्रभाव कर लिया था। फिर महाराजा माधव पूरी तरीके से शासक बन गए थे। शाह आलम को बस सालाना 6 साल दिया गया। शाह आलम सिंघा परिवार से कितना खुश था, इसका उन्होंने कविता के रूप में वर्णन किया है। माधव जी सिंघा जी मेरा बेटा है, जिगर का टुकड़ा है, मेरे दुखों को दूर करने में लगा है। कंपनी के जनरल मार्कस मिलिश फूट डालकर अपना काम निकलवाया करते थे। उसने शाह आलम को भड़काया, फिर शाह आलम को 12 लाख सालाना मिलने लगा और मराठा खाली हो गया। दिल्ली से दिल्ली कंपनी का अधिकार हो गया। उधर नवाब वजीर अली को अंग्रेज ने केंद्र में कैद करके शहादत अली को शासक बनाया, लेकिन फिर उन्हें भी छोड़ा नहीं गया। उनका सारा ताकत उनसे छीन लिया जाने लगा। फिर उन्होंने कंपनी के रेसिडेंट के जरिए वैसली को खत लिखा, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और कहा अगर नवाब द्वारा उनके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और उनकी ईमानदारी पर, यानी अंग्रेजों पर उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े होंगे या उठाए जाएंगे तो उन्हें सजा दे दी जाएगी। अंग्रेज चाहते थे मराठों को कमज़ोर कर दिया जाए। महाराजा दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव कोलकर, ये दो ऐसे वीर थे जब अंग्रेजों ने दोनों पर जब हमला किया तो दोनों मिल गए। जब दौलत राव सिंघा ने युद्ध किया तो उन्होंने चंबल जीत लिया और अंग्रेजों ने उनके साथ सिंध कर लिया। चंबल ताप्ती के बीच के आसपास की जगह इनकी हो गई। ताप्ती और दक्षिण गोदावरी का सारा इलाका पोलकर को वापस कर दिया गया। जसवंत राव पोलकर का इलाका व बॉर्डर जसवंत राव जी का हो गया। दक्षिण भारत की युवा जाति वीर जाति थी, जबकि अंग्रेजों ने उन्हें डाकू कहकर बदनाम कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि वो एक पठान जाति थे। पिंडारी दक्षिण भारत के राजाओं की सेवा में सवार हुआ करते थे। इनके पास अपने घोड़े होते थे। नसरू खां भंडारी शिवाजी के विश्वस्त जिम्मेदार थे। हीरा खां भंडारी और बुरहान खां भंडारी माधव जी और सिंघा के विश्वस्त सेनापति थे। बल्कि उन्होंने उनके युद्ध में बहुत सारे पिंडारी मौजूद थे, जिनके नाम सरदार चिंतू खां और करीम खां भी थे, जिन्हें नवाब से भी नवाजा गया था। पोलकर राज्य में रहने वाले पोलकर शाही और सिंधा में रहने वाले पिंडारी सिंधा शाही कहलाते थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने चाल चली, उन्हें डाकू साबित किया, उनमें फूट डाला और आपसी झगड़े में पिंडारी को नष्ट कर दिया कि वो पिंडारी को स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से ही उन्हें डाकू साबित करना चाहते थे। दिल्ली में शाह आलम का बेटा अकबर शाह गद्दी पर बैठा। अंग्रेज हमेशा की तरह अपनी बात से मुकर गए। अकबर शाह से राजा राम राव को खत लिखा, लेकिन वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने गवर्नर मार्कस हेस्टिंग को जनरल नियुक्त किया। उसने सबसे पहले एक नया काम कि भारत सरकार के उद्योग धंधों को नष्ट करने का और भारत के उद्योग धंधों को इंग्लिस्तान में बढ़ाना। अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया कि इंग्लिस्तान इंग्लैंड का सामान बना हुआ ले आए और भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया जाए। भारत में दरिद्रता की कहानी यहीं से शुरू हुई। कंपनी ने जुलाहों को बहुत तकलीफ दिया, जबकि जुलाहा नहीं चाहते थे कि वो अपना कपड़ा उन्हें बेचे, क्योंकि वह 10 रुपए का सामान 1 रुपए में खरीदते थे। फिर कई जुलाहों ने मार खाकर भी नहीं किया। वो अपना धंधा छोड़ना ज़्यादा पसंद करते थे, उसमें भी उन्हें इजाज़त नहीं थी। कंपनी उनसे ज़्यादा काम करवाती थी और वह नहीं करना चाहते थे। कंपनी उनके कपड़े को नीलामी वहीं कर देते थे। रेशम की धागों का काम करने वाले लोग अंगूठा काट लिया करते थे ताकि उन्हें काम ना करना पड़े।
धीरे धीरे भारत में कपड़े, कागज, चीनी, लोहा उद्योग नष्ट कर दिया गया और भारत का प्राचीन उद्योग एक तरीके से ये प्राचीन उद्योग बनकर रह गया। इसमें भारत एक गरीब देश बनकर रह गया। अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बार मराठा को निशाना किया। संपूर्ण में बाजीराव पेशावर थे, जो कि शासक थे। अंग्रेजों ने उनसे मित्रता का चाल किया। 30 अक्टूबर 1817 यानी 1817 को पूर्ण के पास डेरा डाल दिया। वे समझ अंग्रेज शुरुआत से युद्ध करना चाहते थे। बाबू गोखले पेशा के प्रधान सेनापति थे। वे एक अत्यंत देशभक्त और वीर सेना थे। 5 नवंबर 1817 यानी 1817 को खिड़की के पास युद्ध शुरू हुआ, लेकिन विश्वासघात बालाजी पंतराव और जसवंत की वजह से वो नहीं टिक पाए और अंत तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेज जानते थे इतनी आसानी से वे बाजीराव मराठा की सरकार का साथ नहीं छोड़ेंगे और फिर एक और चाल चली। सतारा के नाबालिग महाराजा प्रताप की माता से संधि किया, वादा किया कि पूरे वास्तविक रूप से मराठा का सरकार का साम्राज्य के रूप में ऐलान जारी किया जाएगा। कि सतारा महाराज ने कहा है पूरी जनता बाजीराव से संबंध ना रखे, अंग्रेज हमारे दोस्त हैं। अंत में पेशवा को अंग्रेज की अधीनता स्वीकार कर लिया। दिल्ली के सम्राट अकबर शाह ने कोशिश की उन्हें ज़्यादा रकम दी, लेकिन अंग्रेज ने मना कर दिया, जिससे दिल्ली में लोगों के बीच नफरत हो गई क्योंकि वे अकबर का अपमान नीचा दिखाते थे। सन 1837 यानी 1837 में अकबर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने भी शासक बनने के बाद अपनी रकम खर्च बढ़ाने के लिए खत लिखा। इन्हीं जवाब में उन्हें अंग्रेज द्वारा ये बोला गया कि उनकी जो बची कुची साम्राज्य भी है वो भी अंग्रेज को दे देंगे तो हो जाएगा। इससे उन्हें नफरत सी हो गई अंग्रेज से। अंग्रेज ने फिर से ये चाहा क्यों ना दिल्ली का साम्राज्य ही खत्म कर दिया जाए। तब बहादुर शाह जफर ने यह तय किया कि बेगम नुसर अली खां के बेटे को युवराज जमा बख्त को बनाया जाए। बेगम संगठन बनाने में काफ़ी माहिर थी, तो अंग्रेज भला कैसे ये होने देते। बहादुर शाह जफर ने खत लिखा अंग्रेजों को कि उनकी युवराज को शासन सौंप दिया जाए। इस पर अंग्रेजों ने नई चाल चली, एक नई रणनीति बनाई। उसने शहजादे मिर्ज़ा क्वाइस को मिला लिया और ये समझौता किया उसे सिर्फ शहजादा कहा गया या जाएगा और दिल्ली का किला खाली करा देगा और महज 15,000 सालाना देंगे। सन 1856 को बहादुर शाह जफर को भेंट देना बंद कर दिया गया और दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक हटा दिया गया और बादशाह की खुलेआम उपेक्षा की गई, यानी उनका अपमान हो किया जाने लगा। कंपनी का सिक्का जो उनके नाम मोहर पर डालना बंद हो गया। बादशाह के इसके बाद दिल्ली की जनता के बीच बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का रूप ले लिया था। अंग्रेजों ने जो दुर्व्यवहार किया था उनके साथ, सन 1857 ने चाला का रूप ले लिया। तब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। यह सिर्फ एक वजह का परिणाम नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो जुल्म किए थे भारतीयों पर, ये उन सबका परिणाम था। एक और दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह को उससे घृणा हो गई थी और वह बस यही सोचते थे कैसे उन्हें फेंका जाए। उधर अवध में वाजिद अली खां को बदनाम करना चाहा। सच तो यह है कि उन्होंने सेना का सुधार के लिए कड़े नियम बनाए। वे रोज सवेरे सेना को कवायद कराते थे। कंपनी को ये कैसे पसंद आती। लॉर्ड डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ का रेसिडेंट आउटे महाराज से मिलने आया और ये खत दिखाया कि कंपनी सरकार चाहती है कि वह पूरा साम्राज्य सौंप दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। महज 3 दिनों बाद महल में कंपनी घुस आई, लूट मचाने लगी, बेवाओं को बेइज्जती की, महाराज को कैद कर लिया गया। फिर उन्हें कोलकाता बंगाल भेज दिया गया और पूरी अवध पर उनका कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति भी बनाई गई। 1857 की क्रांति के बीच बोल थी। उसी समय उसने ये जारी की भारतीय नरेश का अगर अपना पुत्र ना हुआ तो वो बिना इजाज़त के गोद लेकर उन्हें युवराज ना बनाए। ये एक नीति अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। उसने इस नीति की वजह से बहुत सी रियासतों को अपने अधिकार में कर लिया। सतारा, पंजाब, नागपुर, सिक्किम, संबलपुर,
इसी तरह इन सारी जगहों को अपने कब्जे में अंग्रेजों ने कर लिया। झांसी में भी इसी तरह का नीति अपनाने की बात कही गई। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव ने कंपनी को खत लिखा था कि वो गोद लेना चाहते हैं। कंपनी तो झांसी हड़पना चाहती थी। महाराजा राव ने दामोदर राव को उनके कुल में कहा था अपनी मृत्यु से पहले महाराजा दामोदर राव गोद लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन महाराजा गंगाधर राव ने अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ही अपने ही खानदान में से एक पुत्र को गोद लिया। लॉर्ड डलहौजी ने जबरदस्ती कंपनी के राज्य में मिला ली गई। झांसी की रानी ने इसका कड़ा विरोध किया। उधर दक्षिण में पेशवा के गोद लिए पुत्र नाना साहेब के साथ भी कंपनी कुछ कम अत्याचार नहीं कर रही थी। इससे और भी नफरत पैदा होने लगी लोगों के बीच में कंपनी के खिलाफ। 1857 की जंग का कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके खुद को एक तरीके से लोग उनके खिलाफ हो गए थे कंपनी के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश के तमाम नेता युद्ध के लिए तैयार थे। नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी तात्या टोपे, बिहार की बाबू कुंवर सिंह ने आग विद्रोह की चाला थी। बहादुर शाह जफर दिल्ली के इन तमाम नेताओं से बातचीत की और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया गया। उधर बिच्छू में नाना साहेब के सलाहकार अजीमुल्ला खान ने एक गुप्त संगठन बनाया। इस तरह दिल्ली के बादशाह के झंडे के नीचे बैठकर मिलकर विद्रोह रणनीति बनाई गई। इस विशाल गुप्त संगठन के लिए पैसों की कमी न थी। बैरकपुर से पेशावर तक, लखनऊ से सतारा तक कई साधु संत स्वतंत्रता का प्रचार करने में लगे थे। उस समय क्रांति के 5 मुख्य केंद्र थे: दिल्ली, लखनऊ, बिचूर, कलकत्ता, सतारा। क्रांति के इस प्रचार से नाटक, लावनी, कठपुतली का सहारा लिया गया। साधु फकीर को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिए गए प्रचार के लिए। सन 1857 के शुरुआती दिनों में नाना साहेब अजीमुल्ला खां के साथ उसके नाना साहेब के भाई बाला साहेब भी बिचूर के लिए निकले। सबसे पहले वे दिल्ली पहुंचे। लाल किला की दीवाने खास में बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर और दिल्ली के मुख्य नेताओं के बीच इन लोगों की गुप्त मंत्रवाएं हुए। इसके बाद नाना साहेब अम्बाला, लखनऊ, कालपी होते हुए बिचूर पहुंचे। सन 1857 की लड़ाई के 2 मुख्य चिन्ह नियुक्त किए गए: कमल का फूल, रोटी। कमल का फूल एक पलटन से दूसरे पलटन तक पहुंचाया जाने लगा। जो अंतिम में कमल का फूल लेता था, उसका कार्य यह था कि वह दूसरी पलटन को सौंपे। इस तरह कमल का फूल दिया जाने लगा, जिसका तात्पर्य यह था कि लोग क्रांति के लिए तैयार थे। रोटी, गांव के चौकीदार एक चौकीदार को दूसरे गांव, एक गांव से किसी भी एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार को 2 रोटी देता था, और वो रोटी का टुकड़ा लोग गांव वाले खाकर यह बताते थे कि वो इस क्रांति में शामिल हैं। फिर गेहूं का आटा से रोटी बनवाकर दूसरे गांव भेजा जाता था। ये प्रक्रिया चलने लगी। नाना साहब की यात्रा के दौरान ही क्रांति की तारीख 31 मई को तय कर लिया गया। इस तिथि की सूचना मुख्य नेताओं को तथा हर पलटन के 3-3 अफसरों को दे दी गई। बाकी लोगों को कहा गया कि वे अपने नेताओं को सूचना का इंतजार करें। ऊपर बैरकपुर छावनी में एक विस्फोटक घटना हुई। एक आदमी पंडित को यह कहता कि अब घमंड छोड़ो, क्योंकि जो नए कारतूस बने हैं उनमें गाय जानवरों की चर्बी लगी है और इसे तुम्हें दांतों से चबाना होगा। इस चीज़ ने भारतीय सैनिकों चिंगारी का काम किया। फरवरी 1857 में व 19 नवंबर को नए कारतूस दिए गए, क्योंकि उससे मना कर दिया गया था। सिपाही मंगल पांडे 19 नवंबर के पलटन में था। वो इस घटना से भरा हुआ था। 1857 29 मार्च को पलटन को बुलाया गया था। मंगल पांडे वहां पहुंच गए जहां अंग्रेज ने बुलाया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हमारे धर्म की कसम देता हूँ, समय आ गया है, हमें अपने दुश्मन से बदला ले लेना चाहिए। आओ आगे बढ़े, आज़ादी बुला रही है। रंजित मेजर हुसैन ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही एक बार मेजर को देखते, दूसरी तरफ मंगल को। उसी समय मंगल पांडे ने मेजर हुसैन पर गोली चलाई और हुसैन मरा नहीं था, उसने वार किया, लेकिन मंगल पांडे बच गए और तलवार उसके आर पार कर दिया। उसी समय द्वारा
सिपाही आया, उसने मंगल पांडे पर हमला करना चाहा। जनरल हियरस को सिपाही को लेकर आया, लेकिन जब सिपाही मंगल पांडे की तरफ पहुंचे तो उसमें एक सिपाही बोलने से पहले मंगल पांडे को बचाने के लिए दूसरे सिपाही ने ये कहा कि मंगल पांडे को हाथी मत लगाना। लेकिन जब बड़ा अफसर आ रहा था तब मंगल पांडे कह रहे थे, भाइयों अब घड़ा भर चुका है, विद्रोह का झंडा उठाएं। लेकिन सिपाही कुछ नहीं बोले। जब मंगल पांडे ने देखा तो वे पूरी तरीके से अंग्रेज सिपाहियों से घिर चुके थे। उन्होंने खुद को गोली दाग ली, लेकिन वे मरे नहीं, उनका अस्पताल में इलाज चला गिरफ्तार करके। तो आज का वीडियो यहीं तक है एंड बाकी की टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में शेयर करूँगी, क्योंकि ये पूरा वीडियो अगर हम लें तो ये करीब करीब 8 घंटे का है। तो इसे मैंने एक इंडिविजुअली शेयर किया है जिससे आपको भी कंफर्टेबल लगे, आपको भी ज़्यादा बर्डन ना हो इसके बारे में जानने में। एंड एक चीज़ और, ये जो वीडियो है ये आधुनिक भारत का इतिहास मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने जब खुद से पढ़ा था तो वो चीज़ मैं अपने व्यू के हिसाब से, मतलब स्टोरी आपका सब कुछ सेम है बट मैंने अपनी व्यू के हिसाब से, क्योंकि ये मैंने खुद से नोट किया था एंड जब मैंने पढ़ा था, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली बोलना सिंपल नहीं था तो इसलिए मैंने एक नोट्स बनाए हैं। तो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।